हेलो गुड इवनिंग गाइस। सीयूटी कॉन्सेप्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। तो मैं आपको सीयूटी बीएड पीजी के लिए साइंस फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ साइंस में। और फिजिक्स में जो अपना साइंस का सिलेबस है वो COQP6 का वाला सिलेबस है, ठीक है। तो वो वाला सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा और आज सिलेबस का सारा डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कितना टफ क्वेश्चन आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये अपना बैच शुरू हो रहा है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, जिसमें आपको सब सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाएगी। सीयूटी बीएड पीजी में जितने भी सब्जेक्ट है सारों की पढ़ाई की जाएगी। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और जो भी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है वो 2999 चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से सभी पढ़ाई करवाई जाएगी। सारे पीवाईक्यू क्लियर करवाए जाएंगे। पीवाईक्यू बेस्ट ही पढ़ाई होगी क्योंकि सिलेबस बड़ा है थोड़ा सा, पर उस सिलेबस में सारे क्वेश्चंस नहीं आते। उन सिलेबस में कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही आते हैं पूरा पूरा सिलेबस। और जहाँ तक फिजिक्स की बात करें अपन, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते, इतने थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आज अपन सिलेबस में पढ़ेंगे कौन से चैप्टर से किस ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये वाली बात अपन पढ़ेंगे। देखो अपन जैसे सिलेबस देखें तो 11th-12th का ही सिलेबस है, इतना कोई बाहर का सिलेबस नहीं है। जैसे अपन देखें तो NLM दे रखा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दे रखा है, न्यूटन्स के जो लॉ है वो दे रखे हैं, जो 3 लॉ है। और उसके बाद में जब एम ए के बराबर सारा फोर्स बराबर है, F बराबर ma के ऊपर पूरी चीज चलती है, तो उस चीज के बारे में दे रखा है। देखो इस चैप्टर से वैसे 11th के चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। 11th के चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं, ठीक है। पर अपन ये सारे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन जहां से आ रखे हैं वो सारे टॉपिक मेन मुख्य टॉपिक पढ़ने की सारी कोशिश करेंगे, सारे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन है, केपलर लॉ है, और उसमें जो ग्रहों की गति है, जो प्लेनेट दे रखे हैं उनका जो मोशन है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो दो टाइप के मोमेंटम होते हैं, एक एंगुलर मोमेंटम होता है और दूसरा लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो वो हमेशा कंजर्व रहता है। आपने पढ़ा होगा mv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों आपने एंगुलर मोमेंट पढ़ा होगा, mvr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब कोई ऐसा तो है नहीं पार्टिकल हमेशा एक सरल रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। पार्टिकल है वो हमेशा सरल रेखा में गति करेगा ऐसा नहीं, वो कोई मोड़ पे है तो कोई सर्कुलर मोशन भी कर सकता है। तो सर्कुलर मोशन में जो मोमेंटम आएगा वो अपने पास में एंगुलर मोमेंटम आएगा, क्योंकि वहां पे एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगला पढ़े तो रिजिड बॉडी। आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा और वही टॉपिक है रोटेशनल मोशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो ये टॉपिक भी थोड़ा सा देखो, ये जैसे देखें तो थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। पर इतने क्वेश्चन इनमें से भी नहीं आते। एक फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाँ इसमें से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी आप देखेंगे अपन। फिर आगे चले तो देखो वो वाले 11th के चैप्टर थे, ये वाला देखे तो अपने पास में 12th एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये वाला जो चैप्टर है वो 12th एनसीईआरटी में। अपन पहला चैप्टर देखे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, क्योंकि अपन पिछले 2-3 सालों में देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफी क्वेश्चन आए, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। हर साल 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से अपन 3 सालों के क्वेश्चन देखे तो हर साल इसमें से 2-3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना इसीलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अपने अगला एक चैप्टर है जो 12th में एक लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर करके, ठीक है। अर्धचालक करके एक चैप्टर है, और उस अर्धचालक में से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप यदि करोगे तो वहां पे गेट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और एनर्जी बैंड का क्वेश्चन तो हर साल आता है, एक एनर्जी बैंड पे क्वेश्चन हर साल आता है। या तो वो एनर्जी बैंड की वैल्यू पूछ लेता है कि कौन से में एनर्जी बैंड का कर्म बताओ, ऑर्डर बताओ, या फिर ऐसा डायग्राम दे देता है कि एनर्जी बैंड का डायग्राम क्या है, ठीक है। तो वो हॉल वॉल के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे अपन, हॉल्स के बारे में भी वो ज्यादा पूछता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और हॉल्स के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तभी सेमीकंडक्टर पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, सेमीकंडक्टर समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसके साथ ही अपन कैपेसिटर पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते तो कैपेसिटर को ज्यादा टाइम देने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम लॉ, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पर बायो सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर लॉ पढ़ेंगे। और जो भी मैग्नेटिक यहाँ पे मैग्नेटिक जो प्रोडक्ट दे रखे हैं, आप मैग्नेटिक सब्सटेंस एंडिंग में दे रखे हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, वो वाले पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे चुंबक है और मैंने पास दूसरी चुंबक ले आया, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो देखो यहाँ पे दो नॉर्थ पोल है, दोनों एक जैसे, तो यहाँ पे रिपल्सन करेगा। तो ये वाली जो सारी थ्योरी है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे और अल्टरनेटिंग करंट है। ये दोनों टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है,
बहुत सिंपल और बहुत जल्दी हो जाते हैं, और इसका रिवीजन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत अच्छे चैप्टर है। देखो न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो एक अच्छा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि इनको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि आपको फॉर्मूले ही देखने होते हैं। फॉर्मूले याद हो जाए, उसके बाद में कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो वो क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं अपने से। ठीक है, आगे बढ़े तो अपने पास में ऑप्टिक्स वाले, देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव इक्वेशन, ये 11th का चैप्टर है। वैसे अपन देखे तो उसमें एसएचएम वगैरह है कि देखो मेरे पास में एक पेंडुलम है, मेरे पास में क्या है, पेंडुलम है जो ऊपर से लटका हुआ, और नीचे मेरे पास में ये कोई रस्सी है, रस्सी से मैंने एक बॉब लटका दी। क्या लटका दी? बॉब लटका दी। और मैंने सेम टाइम में ऊपर जाता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इर्द गिर्द गति करता है। कैसी गति करता है? इर्द गिर्द गति करता है। तो इर्द गिर्द गति करता है तो अपन बोलेंगे कि ये एक इर्द गिर्द गति करता है। दूसरी, ये गति बहुत छोटी होनी चाहिए, यदि बड़ी है तो वो आवर्त गति नहीं, आवर्त गति है। ठीक है, सरल आवर्त नहीं है। तो सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक तो छोटी गति होनी चाहिए और इर्द गिर्द गति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इर्द गिर्द, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अपन अगला टॉपिक पढ़े तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड है, यही है, वेव इक्वेशन में आ जाता है डॉपलर इफेक्ट। दूसरा अगला टॉपिक अपने पास में रे ऑप्टिक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने यदि पढ़ा होगा तो छोटी कक्षाओं में, जैसे कि ये कोई मेरे पास सरफेस है और ग्लासी सरफेस है, जिससे मैं, ग्लासी सरफेस का मतलब है कि ऐसी सरफेस ग्लास के जैसी, या फिर अपन शीशा देखते हैं ऐसी सरफेस। यदि मैं वहां पे परपेंडिकुलर लाइट को डालूं, ठीक है, परपेंडिकुलर डालूं या फिर किसी एंगल पे डालूं, या तो मैं क्या डाल दूं, 90 डिग्री पे डालूं या फिर किसी एंगल पे, जैसे मैंने यहाँ पे किसी एंगल पे यहाँ पे एक लाइट डाली, और जितना एंगल, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो जितना परपेंडिकुलर है मेरे पास में, परपेंडिकुलर से जितना ये आने वाली, ठीक है, प्रकाश की किरण बना रही, उतनी जाने वाली प्रकाश की किरण बनाएगी। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, किसके बीच में? आपतित किरण और परावर्तित किरण का किसके परपेंडिकुलर के साथ में बना हुआ एंगल समान होगा। तो ये आपने लॉ पढ़ेंगे, ये आपके किसके? परावर्तन के, रिफ्लेक्शन के लॉ है। और आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा कि मेरे पास एक पानी की सरफेस है, पानी की सरफेस से मेरे पास में एक लाइट आई, तो लाइट आई वो परपेंडिकुलर से या तो दूर हट जाएगी या फिर पास हट जाएगी। किसकी वजह से? तो यहाँ पे जो फ्लूइड पड़ा होगा उसके रेस्पेक्ट में दूर जाएगी या फिर पास आ जाएगी। तो वो वाली चीजें अपन रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। मिरर और लेंस, जैसे ये वाला मेरे पास में कोई एक सरफेस है, और उस सरफेस की एक सरफेस को मैं क्या कर देता हूँ? सिल्वरिंग कर देता हूँ, उसके ऊपर सिल्वर लगा देता हूँ, ऐसा लगा देता हूँ कि मेरा चेहरा उसमें दिख जाए। तो ये वाला क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा, आपके पास मिरर हो जाएगा। और मेरे पास में कोई दूसरा है, तो मैंने एक कटिंग किया है, लेंस आया, जिसमें एक वस्तु सीधी सीधी परावर्तित हो जाता है। तो इस वाले में अपन क्या पढ़ेंगे? इस वाले में परावर्तन पढ़ेंगे, इस वाले में अपवर्तन वाले कथन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे तो अपने पास में वेव ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस आ जाएगा, अपने पास में व्यतिकरण आएगा, विवर्तन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा अपने पास में? ध्रुवण आ जाएगा, पोलराइजेशन आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? इंटरफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन पढ़े, आगे देखें तो अपने पास में थर्मोडायनेमिक्स लो, ये भी अपने 11th का टॉपिक है। देखो थर्मोडायनेमिक्स में से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा अपने पास में करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक सेमीकंडक्टर। और फिर अपने पास सेमीकंडक्टर के बाद में अपने पास में जो टॉपिक बचता है ना, सेमीकंडक्टर बच गया है। अब इसके बाद में जो टॉपिक बचेगा उसमें से अपन देखेंगे ईएम वेव्स से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक से अपने पास है बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है अपने पास में केटीजी, ये भी इसके थर्मोडायनेमिक्स के साथ का ही पार्ट है केटीजी। और केटीजी से देखो फॉर्मूले सीधे पूछे जाते हैं, केटीजी से सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। जैसे पहले 2-3 साल पुराना एक वीआरएमएस का फॉर्मूला पूछा गया था, वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या है, तो ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। देखो वीआरएमएस से, वीएमपीएस से, और ये वाले जो केटीजी के क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके फॉर्मूले सीधे पूछे जाते हैं। एक और जो पाथ होता है, पाथ का भी फॉर्मूला पूछा जाता है कि पाथ है ना उसका लैम्बडा, वो किसके साथ में कैसे रिलेशन में होता है। तो केटीजी ने ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखें तो अपने पास में एक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल, और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तीनों टॉपिक अपने पास है मॉडर्न फिजिक्स का, आधुनिक भौतिकी है जो अपने पास है, मॉडर्न फिजिक्स है उसके चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में अपना आराम से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलरेडी वो सिंपल हो जाते हैं। पहली बात तो कि जैसा ऐसा है, कोई सरफेस है, सरफेस मेरे पास में किसी कोई पदार्थ से बनी हुई है, यहाँ से मेरे पास में फोटोन गिर रहे हैं, और फोटोन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए? कि इनको चाहिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए,
और क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, वेवलेंथ, इन चीज के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे अपने पास में सेमीकंडक्टर, डायोड एंड बेसिक गेट, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो उससे पहले अपन सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में नॉर्मल पढ़ेंगे, और यदि किसी का बेसिक भी क्लियर नहीं है तो कोशिश करेंगे कि साथ साथ में क्लियर हो जाए। देखो, अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब भी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम लेते हैं तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स दो चीजों से बना हुआ शब्द है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में बोले तो स्थिर वैद्युतिकी, हिंदी में क्या बोले तो स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, देखो यदि बोले तो इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द स्टैटिक्स। पहला क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, यानी इलेक्ट्रो कहां से शब्द आया होगा, चार्ज से। स्टैटिक्स का मतलब है विराम में पड़ा हुआ है। यदि कोई चार्ज, देखो चार्ज विराम में पड़ा हुआ, चार्ज एक फिक्स मोशन से गति कर रहा है, वेलोसिटी फिक्स से गति कर रहा है, या फिर उसके पास में वेलोसिटी वेरिएबल है। देखो वेलोसिटी वेरिएबल का मतलब है कि वेलोसिटी है ना वो पर यूनिट टाइम में चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। यदि मैं उसका क्या करूं, यदि मैं उसका डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास में एक्सेलरेशन आ रहा है। इसका मतलब यदि मेरे पास में वेरिएबल वेलोसिटी है तो मेरे पास में वो किससे जा रही है, एक्सेलरेशन से जा रही है। और मेरे पास में मैंने कहा था कि फिक्स वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, तो अपन वेक्टर क्वांटिटी पढ़े तो वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशियां वो राशियां होती है जिसमें डायरेक्शन, दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड, परिमाण भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जैसे 4 न्यूटन है फोर्स का मान, तो इसमें जो 4 है, 4 न्यूटन जो है वो मेरे पास है मैग्नीट्यूड है, मेरे पास है परिमाण है। तो सदिश राशियां वह राशियां होती है, हिंदी में देखो तो सदिश, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश दिशा के साथ में। तो सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें क्या होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। अदिश राशियों में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशाएं नहीं होती है। ठीक है, तो अपन देखें तो अपने पास में वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक सदिश राशि है। उसमें क्या है कि सदिश राशि है तो उसमें क्या है, वेलोसिटी है, तो उसमें सदिश राशि में एक तो क्या होनी चाहिए, दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। देखो मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, और उसका क्या है कि डायरेक्शन भी फिक्स है, परिमाण भी फिक्स है, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। यदि मैं बात करूं कि वेरिएबल है, इसका मतलब इन दोनों में से एक वेरिएबल हो सकता है और एक फिक्स भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही वेरिएबल हो जाए, तो वेरिएबल वेलोसिटी है। अब बात करूंगा कि वेरिएबल वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन देती है। तो यदि चार्ज पार्टिकल मेरे पास में किसी स्पीड से, फिक्स स्पीड से दौड़ रहा है, या फिर मेरे पास में पड़ा चार्ज है, या फिर उसके पास एक्सेलरेशन आता है, चार्ज की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। पर जब अपन बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो उसमें चार्ज विराम में पड़ा हुआ होता है, और चार्ज विराम में पड़ा हुआ चार्ज क्या क्या करता है उसके बारे में बात करेंगे। अब अपन जब बात करते हैं कि चार्ज क्या है, ठीक है, तो चार्ज क्या है, तो चार्ज की बात करते हैं अपने पास है कि चार्ज नाम किसने दिया और चार्ज आया कैसे। ठीक है, क्या चार्ज नाम किसने दिया और चार्ज आया कैसे। जब इस चीज के बारे में बात करेंगे चार्ज कैसे आया, तो एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक वैज्ञानिक था, और वो बैठा था, जैसे अपन कभी कुर्सी पर बैठते हैं और अपने पास में नायलॉन के या फिर सिंथेटिक के जब कपड़े बने हुए पहनते हैं, ठीक है, और वो जब कुर्सी के साथ लगातार घिसते रहते हैं, फ्रिक्शन में रहते हैं, घर्षण में रहते हैं, तो अपन ऐसे देखते हैं कभी कभार झटका सा लगता है। या फिर ऐसा भी कभी कभार होता है कि जैसे अपन बाल कंघी करते हैं, और कंघी करने के बाद मेरी कंघी को बालों के ऊपर रखते हैं तो बाल अपने पास कंघी के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बिल्कुल आती है, और ऐसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि चार्जिंग हुई है, आवेशन हुआ है। अपन आवेशन के गुण भी पढ़ेंगे आगे, कि घर्षण से भी होता है, जैसे घिसने से घर्षण मैंने बताया, प्रेरण से भी होता है, जैसे कि पास लाने पे वो निकट चली जाए, जैसे कि मैंने कहा था कंघा ऊपर ले आए तो उसकी वजह से भी होता है। तो घर्षण और किसकी वजह से होता है, प्रेरण की वजह से भी होता है। और अपन मैकेनिकल यदि उसको दोनों को क्या करेंगे, पास पास में ले जाए तो चालन होता है, कंडक्शन, उसकी वजह से भी होता है। तो अपन ऐसी बात करें कि किन किन मामलों की वजह से होता है तो वो अपन भी पढ़ेंगे, बट बात ऐसी है कि स्थिर वैद्युतिकी में इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की खोज की। अब चार्ज होते कितने प्रकार के, तो मैं कहूंगा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। उससे पहले अपन देखते हैं कि पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट है, विराम में पड़ा, उसका अध्ययन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन तीन चार चीजों का अध्ययन करेंगे। एक तो फोर्स का करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करेंगे, और फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज में फोर्स कैसे लगता है। मैं कहूंगा कि जब भी फील्ड आता है, मैं हमेशा यही कहूंगा, मैं जितनी भी क्लासें लूंगा, जब भी फील्ड आएगा, जब भी एक का फील्ड आएगा दूसरे पे फोर्स लगाएगा, जब भी एक का फील्ड दूसरे,
मैंने कहा था कि मेरे पास में एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा है और उस चार्ज में किसी और चार्ज को मैं ले आऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें एक पोटेंशियल होता है, उन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे? फोर्स करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, पोटेंशियल करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का अध्ययन करेंगे। और मैं बताऊंगी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो एक एनर्जी है वो सिर्फ संरक्षित कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है। सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। कैसे? मैं कहूंगा घर्षण हो रहा है और दोनों घिस रहे हैं, क्या यहाँ पे हीट उत्पन्न हो रही है? हाँ सर, इसमें क्या उत्पन्न हो रही है? हीट उत्पन्न हो रही है। जहां जहां हीट उत्पन्न होगी या फिर जहां जहां ऐसी चीजें जहां पे लॉस हो रहा होगा एनर्जी का, वो अनकंजर्वेटिव फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और जहां जहां इन चीजों का लॉस नहीं होगा वो सारे सारे फोर्स क्या कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें जो वर्क डन का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी लॉ लगता है, उसकी वजह से सारे सारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पर अपने क्वेश्चन नहीं आते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों से उत्पन्न होने वाले बल, क्षेत्रों और विभव का अध्ययन का किया जाता है, विभव से संबंधित अध्ययन किया जाता है। वो सारे सारे चीजें क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपन बात कर चुके हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब है कि आंतरिक। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यदि मैंने ये उठाया कि सर इसमें चार्ज है, मैंने कहा है कि सर ये तो इंसुलेटर है, क्योंकि क्या कैसा है कि सर ये वाला जो आपके पास पार्ट है वो कैसा है कि ये तो आपके रबर का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। इसमें तो चार्ज कैसे हो सकता है जब ट्रांसफर नहीं हो रहा? इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, पर चार्ज की बाउंडेशन ऐसी है कि उसमें चार्ज की वजह से चार्ज हिल नहीं रहा है, और हिल नहीं रहा हो तो करंट नहीं लग रहा है। पर सारी सारी चीजें हैं उसमें चार्ज है ऑलरेडी। अब है वो कौन सी स्थिति में? वो है तो चार्ज किसी भी सब्सटेंस के अंदर की चीज है। मैंने कहा कि मेरे पास में एक गोला है और गोले के ऊपर या सरफेस पे चार्ज है, तो ये इस गोले की प्रॉपर्टी, गोले की प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी है? आंतरिक गुण है इसका। ठीक है, अच्छा, चार्ज आंतरिक गुण है। दूसरी और चीज कि चार्ज है ना, चार्ज अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बिहेव करता है। मैंने अभी कहा था, जैसे मैंने कहा था कि चार्ज क्या मेरे पास में चार्ज है, और मैंने कहा कि ये चार्ज है वो स्टैटिक पड़ा है एक फिक्स कांस्टेंट स्पीड से। मैंने अभी बात की थी स्टैटिक्स, स्थिर पड़ा है, चार्ज पड़ा ही है, मैंने इस चार्ज को हिलाया नहीं है। दूसरा मैंने कहा था कि फिक्स वेलोसिटी से। देखो मैंने यहाँ पे v वेक्टर लिखा है, मैंने क्या लिखा है? v वेक्टर। v वेक्टर का मतलब है कि मैं क्या कह रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होनी चाहिए। मैंने कहा कि v वेक्टर है वो मेरे पास में क्या कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कैसा है? वेरिएबल है। अच्छा, यदि मेरे पास में वेग है वो भिन्नात्मक है, अलग अलग बदल रहा है टाइम के साथ में, भिन्न भिन्न हो रहा है टाइम के साथ में, तो क्या त्वरण आएगा? हाँ, यहाँ पे क्या है? एक्सीलरेशन है। यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है सर। अब इन तीनों स्थिति में चार्ज है वो अलग 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 व्यवहार करता है, अलग अलग व्यवहार करता है। कैसे? मैंने कहा कि चार्ज विराम में पड़ा है, तो चार्ज विराम में पड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे ही आते, मैच द कॉलम आ सकता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो देखो ये कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? स्थिर है। स्थिर है तो सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, और चार्ज फिक्स वेलोसिटी के साथ जा रहा है, फिक्स वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। और मैंने कहा था कि जब जब फील्ड आता है, जब फील्ड आता है तो फोर्स लगाने की कोशिश करता है यदि उसकी फील्ड में कोई चार्ज आ जाए। फील्ड क्या करता है? गुंडागर्दी करता है। फील्ड क्या करता है? गुंडागर्दी करता है। यदि वो फील्ड कैसा भी हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके फील्ड में यदि कोई चार्ज आ जाए, उसके फील्ड में क्या आ जाए? चार्ज आ जाए, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, कोशिश करता है कि वो पास में आ जाए, कोशिश करता है कि वो दूर चला जाए। ये डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है, ये डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है, और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है कौन? यदि वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में जा रहा है और उसका एक्सीलरेशन 0। यदि वेरिएबल मेरे पास में वेग है वो मेरे पास में टाइम के साथ बदल रहा है, वेग टाइम के साथ बदलेगा, तो आपने सुना होगा कि dv/dt, वेग का डिफरेंशिएशन समय के साथ में क्या देता है? त्वरण देता है। क्या देता है? एक्सीलरेशन। तो ये क्या देगा? मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, विद्युत क्षेत्र भी देगा, मेरे पास में चुंबकीय क्षेत्र भी देगा, और साथ साथ में EM वेव्स भी देगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे आपने पढ़ा होगा कि रेडियो तरंगे,
आपने पढ़ा होगा रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, आपने पढ़ा होगा ध्वनि तरंगे, जो सारी तरंगे जैसी जैसी तरंगे होती है, आपने गामा पढ़ी होगी, अल्फा तरंगे पढ़ी होगी, ये सारी तरंगे कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बोलो, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे इन्होंने लिखा है कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज कैसा आंतरिक गुण है, विथ मैटर ड्यू टू द प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर एक्सपीरियंस किया जा रहा है। एक्सपीरियंस कौन करेगा, जब वो दूसरे की फील्ड में आएगा, दूसरे की फील्ड में आएगा तो फील्ड क्या करेगा, गुंडागर्दी करेगा, और फील्ड गुंडागर्दी करेगा तो क्या करेगा, उसके फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। देखो क्या करता है, या तो वो एक्सपीरियंस करेगा या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, ए बॉडी इज द सेट टू इलेक्ट्रिफाइड एंड चार्ज। अच्छा बॉडी, या तो देखो मैं जब भी बोलूंगा कि या तो पॉजिटिव चार्ज आया या फिर नेगेटिव चार्ज आया, तो रेस्पेक्ट में बोलना है इलेक्ट्रॉन के। सर क्या बात कर रहे हो, अभी बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या है, एक क्यू चार्ज है, मेरे पास है वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है, स्टैटिक है, पड़ा है। 0 मतलब पड़ा है, उसके पास में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। चार्ज इफ रेस्ट एट रेस्ट क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। ये मेरे पास में v ऐसे डायरेक्शन में लिख देना। ठीक है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देता है, क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड भी देता है। और जब वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब इसके पास में क्या आ गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आया तो ईएम वेव्स भी निकालेगा, रेडिएट करेगा ईएम वेव्स। ठीक है, अब मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा था वो चीज पे वापस आते हैं अपन। मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि मेरे पास में एक न्यूट्रल, मेरे पास में ऐसा क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है। और मेरे पास न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको मैंने कहा कि इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज करता हूं, इसको नेगेटिव चार्ज करता हूं। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब है कि मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोटॉन दे सकता हूं, कभी नहीं दे सकता। मैं जब भी बात करूंगा कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकले। हमेशा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात की जाएगी। प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करते, मूव सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, मूव क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है कि मेरे पास में, देखो न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। इसी वजह से, ऐसा नहीं कि इसमें चार्ज नहीं था, इसका मतलब एक जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसकी वजह से न्यूट्रल था ये। अब मैंने क्या किया, इसका मतलब मैं लिख लेता हूं इसमें कि मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 हो गए मेरे पास में। मैंने कहा 6 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, मतलब ये न्यूट्रल था। अब मैंने कहा कि मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब मेरे पास नेगेटिव कितने बचे, 1 2 3 4 बचे, 4। और पॉजिटिव कितने बचे, मेरे पास 6 बचे। इसका मतलब 2 पॉजिटिव ज्यादा है। इसका मतलब ये जो स्फीयर था वो कैसा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जब मैं भी पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं मतलब मैं इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करता हूं, मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं मतलब इलेक्ट्रॉन देने की बात करता हूं। हमेशा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात होगी कि वो चार्ज हो कैसे रहा। यदि पॉजिटिव चार्ज हो रहा मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज हो रहा मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात है। तो इसने ये वाली बात लिखी है कि यदि किसी पिंड को तब तक आवेशित या विद्युतमय कहा जाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात होगी हमेशा भी, जब भी बात होगी इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात होगी। प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते, मूव सिर्फ इलेक्ट्रॉन करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, देयर आर एग्जिस्टिंग 2 टाइप ऑफ चार्ज इन नेचर। प्रकृति में सिर्फ 2 प्रकार के आवेश उपस्थित होते हैं। प्रकृति में 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा है तो चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ये वाली बात। आगे बढ़ते। अच्छा, यूनिट, देखो यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 2 प्रकार की होती है, एक तो ऐसा यूनिट होती है और एक सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट अपने पास में, यहाँ पे ऐसा यूनिट होती है वो कुलम होती है। ये तो आपने 12th में पढ़ा भी होगा, बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे क्या होती है, कुलम्स होती है। और सीजीएस को स्टेट कुलाम या फिर उसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ईएसयू चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके हिंदी में लिखा हुआ अनदर एक चार्ज है वो एब्सोल्यूट कुलाम है। और आप एक एब्सोल्यूट कुलाम कहीं पर लिखा हुआ है तो याद रखना, एक एब्सोल्यूट कुलाम बराबर 10 कुलाम होता है। ठीक है, एक एब्सोल्यूट कुलाम बराबर कितना होता है, 10 कुलाम होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रा और जो फ्रैंकलिन है ये व्यवहारिक मात्रा है। और एक कुलाम बराबर कितने होते हैं,
1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ इतने फ्रैंकलिन होते हैं। इसको एफ से मत लिखना, एफ से फेराडे को लिखते हैं, फ्रैंकलिन को कभी एफ से मत लिखना, ठीक है। उसको स्टेट कूलम लिख लेना, पर कभी एफ से। देखो ये वाली बात यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ये 109 नहीं है, ये 10⁹ है, ठीक है। और स्टेट कूलम में एक फेराडे सबसे बड़ा मात्रक है, और फेराडे कितना होता है, फेराडे कितना होता है, फेराडे होता है 96500 कूलम्स। देखो मात्रक की वैल्यू याद रखना, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे होता है। ये वाली लाइन भी लिखी हुई है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। एक फेराडे बराबर कितना होता है, 96500 कूलम। ये वाली बातें ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा यूनिट हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है मैं बताता हूं। चार्ज की प्रॉपर्टी एक होती है कि चार्ज होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चार्ज के आपको भी कहा कि चार्ज की डायरेक्शन है, नहीं, चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो वो तो वेलोसिटी है। मूवमेंट, किसी का मूवमेंट तो वेलोसिटी होती है। और मैंने कहा वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। पर अपन यदि बात करें कि वेलोसिटी नहीं होगी क्या है, मैं सिर्फ चार्ज की बात करूं तो चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, हाँ सर इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ये वाली बात होगी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं यदि बात करूं पॉइंट चार्ज क्या है, मैं भी कभी बात करूं पॉइंट चार्ज क्या है, कैसा चार्ज, पॉइंट चार्ज। इसकी कोई बहुत लाइक परिभाषा क्या है पॉइंट चार्ज की, क्या रियल में कोई पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट करता है। पॉइंट चार्ज, चार्ज हमेशा रेफरेंस की बात करेंगे। चार्ज में किसकी बात करेंगे, रेफरेंस की बात करेंगे। यदि मेरे पास में, मैंने कहा कि मैं सूर्य को देख रहा हूं पृथ्वी से, सूर्य को किससे देख रहा हूं, धरती से देख रहा हूं, और मैं सूर्य को धरती से देख रहा हूं, तो मेरे पास में सूर्य एक बॉब के जैसे दिखाई देगा, छोटा सा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, बॉब के जैसा दिखाई देगा। पर यही बात मैं करूं कि यहां से बॉब जैसा क्यों दिखाई देता है, सर यहाँ की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसीलिए बॉब जैसा दिखाई देता है। वही बात कि जब डिस्टेंस किसी भी चार्ज से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, क्या, किसी भी बॉब से, किसी चार्ज बॉब से डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि वो कैसा है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज होता नहीं है, उसको गिना जाता है, एज्यूम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि एक समान हमेशा आकर्षित नहीं करते, एक समान हमेशा कैसे करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक समान क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। सेम प्रकृति के चार्ज, सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो देते हैं रिपल्सन, ठीक है। और अलग अलग प्रकृति के, क्या, अलग अलग प्रकृति के चार्ज क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मैं कह दूं पॉजिटिव पॉजिटिव सेम है या अलग अलग, सेम है, क्या करेंगे, रिपल्सन। मैं कह रहा हूं नेगेटिव नेगेटिव सेम है या अलग अलग, सेम है, क्या करेंगे, रिपल्सिव। मैंने कहा था कि एक नेगेटिव लेआउट उठा के, एक पॉजिटिव लेआउट उठा के, नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा, पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, आंखों ही आंखों में आकर्षण हो गया। यानी विपरीत प्रकृति के आवेश कैसे करेंगे, आकर्षित करेंगे, और समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव आकर्षण, सेम प्रकृति के पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो इसने लिखा है कि चार्ज, इसने लिखा है कि लाइक पॉइंट चार्ज, लाइक का मतलब समान, सजातीय, ऑलवेज रिपल ईच अदर, वाइल अनलाइक पॉइंट चार्ज मतलब प्लस नेगेटिव प्लस माइनस, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी प्रकृति के लोग आपस में आकर्षित करते हैं, समान प्रकृति के लोग एक साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है। देखो इसमें देखो यहाँ पे बॉब दर्शाई गई है, वो भी मैंने बात बताई, प्लस प्लस क्या है, नेगेटिव दूर चले गए, माइनस माइनस नेगेटिव रिपल्सन हुआ, दूर चले गए, और माइनस और प्लस, प्लस ने माइनस को देखो, माइनस ने प्लस को देखा, और पास पास में आकर्षण हो गया, दोनों आंख मिल गए, देखो, ठीक है। ये इसकी इंटरेक्शन दर्शाता, अन्योन्य प्रक्रिया को दर्शाते हैं, ठीक है।
अन्योन्य प्रक्रिया मतलब इंटरेक्शन, उन दोनों के बीच में कैसा हो रहा है, आपस में पास आ रहे हैं, दूर आ रहे हैं, या फिर टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चालन हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रेरण हो रहा है, नहीं हो रहा, ये सारी बातें जहां पे करते हैं उसको इंटरेक्शन बोलते हैं, उनको बोलते हैं अन्योन्य प्रक्रिया हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसने लिखा चार्ज इज ट्रांसफरेबल। कौन सा? मैंने कहा था कि आप जब नेगेटिव चार्ज की बात करना, चार्ज बॉडी केप्ट कांटेक्ट, ये कांटेक्ट का मतलब होता है कंडक्शन। जब कांटेक्ट में किसी चीज को रखते हैं तो कंडक्शन होता है, घिसते हैं तो क्या होता है, घिसते हैं तो होता है घर्षण, जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। और मैंने दो चीजों को आप पास पास में रख दिया और इसकी वजह से इस पे चार्ज आ गया, तो उसको बोलेंगे प्रेरण। तो इसने लिखा है कि आवेश स्थानांतरण, यदि किसी आवेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाए तो दूसरी वस्तु में क्या होता है, चार्ज स्थानांतरित हो सकता है। हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि होगा ही हमेशा। क्यों ऐसा? ऐसा क्या है सर कि नहीं होगा? क्योंकि यदि चार्ज है दोनों वस्तुओं के पास, मैंने कहा था कि एक पे 2 कूलम है, दूसरी पे 2 कूलम, बराबर है, मैंने पास में रख दिया, क्या चेंज होगा चार्ज? एक पे 4 आ जाएगा तो नहीं। वस्तु आइडेंटिकल है तो नहीं होगा चेंज। यदि वस्तु का आकार अलग अलग है तो जरूर चेंज हो जाएगा। वस्तु की विभिन्नता है, तो मैंने कहा दो एक जैसी आइडेंटिकल मेरे पास में एक जैसी सजाती है और मेरे पास दोनों में 2-2 कूलम आवेश से मैंने उनको पास रखा, क्या चेंज होगा? नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा बात। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। बिल्कुल, ये वाली बात देखो, मैं कह रहा हूं कि जहां चार्ज है, जहां चार्ज है वहां मास है, जहां चार्ज है वहां मास है, जहां मास है वहां चार्ज हो भी सकता है और चार्ज ना भी हो। तो कभी ऐसा हो सकता कि सर चार्ज है पर मास नहीं है? नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चार्ज है और मास नहीं है। जहां पर चार्ज होगा हमेशा मास होगा ही होगा, जहां पर चार्ज होगा मास होगा ही होगा। कोई भी वस्तु है जिसपे चार्ज है, मास है, चार्ज आते ही मास आ जाएगा। पर जरूरी नहीं कि मास है उस पर चार्ज है, वस्तु न्यूट्रल भी हो सकती है, वस्तु न्यूट्रल भी हो सकती है। हो सकता है कि उसके चार्ज हो भी सकता है उस पर चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो ऐसी वस्तु। ठीक है, आवेशित हो सकती है और निरावेशित भी हो सकती है, अनावेशित भी हो सकती है वस्तु। और वस्तु पे मास, मास हमेशा चार्ज से एसोसिएट नहीं रहेगा, पर चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहेगा। ये वाली बात ध्यान रखना। कैसे सर? मैंने कहा था कि जब जब मैंने कहा था कि एक फोटोन है, उसका मास नहीं है, मैंने कहा था कि मास 0 है। कोई बता सकता है चार्ज कितना होगा? कि सर मास नहीं है तो चार्ज आ ही नहीं सकता, तो चार्ज कितना है? 0। मास नहीं है तो चार्ज नहीं है, और यदि चार्ज है तो मास हमेशा होगा। मास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फोटोन में ना तो चार्ज, फोटोन में ना चार्ज होता है ना मास होता है। मैं यहाँ पे जो मास की बात कर रहा हूँ विराम द्रव्यमान है मेरे पास में, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। ये वाली बात लिख रहा है। देखो, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विद मास, मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। हो सकता है, हो सकता लिखा है इसने, जरूरी नहीं है ना। मास में चार्ज हो भी सकता है, कोई मास है उसकी चार्ज वस्तु है, चार्ज हो भी सकता है, ऐसा भी हो ना भी हो, है ना। निरावेशित हो सकती है वस्तु, अनावेशित हो सकती है। अच्छा, आवेश की उपस्थिति स्वयं द्रव्यमान का ठोस प्रमाण है। आवेश की उपस्थिति, आवेश है तो मैंने कहा द्रव्यमान होगा, मतलब आवेश है तो द्रव्यमान की उपस्थिति है। फोटोन डज नॉट हैव एनी चार्ज, रेस्ट मास इज 0। ये आपके ए आर बी आ सकता है आश्वासन रीजन में, और नहीं आया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। ठीक है, आगे, रेस्ट मास ऑफ द चार्ज कैन बॉडी, ये किसी भी आवेशित वस्तु का विराम द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वो चार्ज है तो मास आ ही जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आवेशित होने के बाद किसी वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। अच्छा, कैसे? आवेशित वस्तु होने के बाद किसी का द्रव्यमान बदल जाता है। मेरे पास में वस्तु थी, वो न्यूट्रल थी, और न्यूट्रल वस्तु से मैंने कहा था कि यहां वस्तु है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, कैसी हो गई? और यहां पे वस्तु मैंने नेगेटिव चार्ज हो गई, यहां पे मेरे पास वस्तु कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। यहां पे वस्तु कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। अब कोई बता सकता है क्या होगा मास का? देखो, मास के बारे में बात कर रहे हैं, मास, द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं, एम। ऐसा होगा, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के जाने या फिर आने की वजह से पॉजिटिव का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा।
इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा। इसका मतलब यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन गए होंगे, इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होगा सर 1.00 कुछ तो मास है उसके पास में, तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है तो उस मास में से कुछ कम हुआ होगा। इसका मतलब यदि वस्तु पॉजिटिव चार्ज पे जा रही है तो मास घटेगा या नहीं बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन कुछ कम हुए, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास था वो बाहर चला गया, इसका मतलब वहां पे मास क्या हो जाएगा, कम। और मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन मास लेके आया, मास बढ़ेगा। किससे एसोसिएट करना है, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा उससे एसोसिएट होगा कि मास बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाली बात है। व्हेन बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मतलब द्रव्यमान घटेगा, और व्हेन अ बॉडी गिव्स नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आए, इसका मतलब मास बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। हाँ, चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। सर क्या बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि चार्ज है उसको कितनी भी वेलोसिटी दे दो, कितनी भी वेलोसिटी दे दो, मैं कह रहा हूं कि चार्ज पहले 3 चार्ज है वो मेरे पास से पहले v वेलोसिटी से जा रहा था, मैंने कहा था 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और अब मैं उसको कह दूं कि 3 × 10⁻�m प्रकाश के वेग से जा रहा है, इतना फास्ट भगा दिया, इतना फास्ट भगा दिया जितना प्रकाश फास्ट आ रहा है, बोलो इतना फास्ट भगा दिया, जितना फास्ट भगा दिया इतना प्रकाश फास्ट आ रहा है, बोलो चार्ज चेंज होगा कि सर चार्ज है वो रियलिस्टिक है, अपरिवर्तनीय है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो कैसा है, चेंज नहीं हो सकता, और चार्ज चेंज नहीं हो सकता इसका मतलब उसको कितनी भी वेलोसिटी से भगा दो, कितनी भी गुणा वेलोसिटी से भगा दो, ऐसा अनंत वेलोसिटी से भगा दो, चार्ज हमेशा चार्ज रहेगा, जैसा पहले क्यू था अब क्यू रहेगा, पहले 2 कूलम था अब 2 कूलम रहेगा, पहले 4 कूलम था अब 4 कूलम रहेगा, पहले वेलोसिटी कुछ भी हो बाद में वेलोसिटी कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप बात मास की करते हो, जब आप बात मास की करते हो तो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यदि वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी से भगा दिया तो मास बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, देखो आप, मैंने कहा था कि ये मास, मैंने कहा m, और मैंने कहा था कि वेलोसिटी जब 0 थी उसका द्रव्यमान क्या था, 0, या विराम द्रव्यमान लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, विराम द्रव्यमान, रेस्ट का जो मास था वो, और वो डिपेंड करता है आइंस्टीन की इस इक्वेशन से, आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी अपॉन में, ठीक है, अपॉन में c² है, c क्या है, ये है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये किसका वेग होता है, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ प्रकाश, और इसको किससे दर्शाते हैं, c से, लाइट का वेग है, लाइट का क्या है, वेलोसिटी है, कितना 3 × 10⁸ है। मैंने कहा था कि पहले मेरे पास द्रव्यमान m था, और मैंने कहा कि मैं जब वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो ये वाला पार्ट बढ़ेगा, ये वाला पार्ट बढ़ेगा, यानी 1 में से ये वाला बड़ा पार्ट घटेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, भाग में जाएगी तो बड़ी वैल्यू बन जाएगी, यानी जो मेरे पास है मास है वो क्या है, बढ़ रहा है, जब मैं वेलोसिटी क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, मेरे पास क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है। सोचो मैंने वेलोसिटी इतनी कर दी कि c के बराबर प्रकाश के वेग से किसी कण को भगा दिया जिसका मास m है, मास की बात कर रहा हूं, चार्ज तो चेंज हो ही नहीं रहा, किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। देखो मैंने कहा था कि मेरे पास है वेलोसिटी, मैंने c वेलोसिटी से भगा दिया, यानी यहाँ पे c/c, ये कितना है क्या, 1, 1 - 1 कितना, 0, 0 का रूट 0, 0 मैंने कहा m में भाग दे दिया, अनंत वैल्यू आ गई। क्या मैं किसी छोटे से कण को भी मैं प्रकाश के वेग से भगा सकता हूं, सर बिल्कुल नहीं भगा सकते प्रकाश के वेग से, यदि प्रकाश के वेग से भगा दिया तो उसका भार है अनंत हो जाएगा, भागेगा ही नहीं, उसका भार है वो अनंत हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी प्रकाश का वेग आता है, जब भी उसने कहा था, किसने, कि जब भी फोटोन के बारे में बात करते हैं, फोटोन का कहते हैं कि मास भी 0 होता, चार्ज भी 0 होता। मास 0 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि फोटोन वहां से भाग के यहाँ पे धरती पे आ रहा है, प्रकाश के साथ में फोटोन आ रहा है, तो फोटोन का मास तो होगा ही नहीं, यदि मास होता तो अनंत स्पीड से धरती पे गिरता, सोचो अनंत भार से गिरता, क्योंकि उतनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। इसका मतलब फोटोन का द्रव्यमान न द्रव्यमान होता है न चार्ज होता है, द्रव्यमान होता, देखो चार्ज होता तो द्रव्यमान जरूर होता, इसीलिए न फोटोन में चार्ज है न द्रव्यमान है। यदि चार्ज या फिर मास होता तो कितना अनंत अनंत भार से गिरता धरती पर, सोचो कितने बड़े भार से गिरता धरती पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फोटोन है वो कैसा है, द्रव्यमानहीन और चार्जहीन है। आवेश विस्तारी रूप से अपरिवर्तनीय जबकि द्रव्यमान परिवर्तनीय है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज नोबडी डज चेंज वॉट एवर बी स्पीड, स्पीड कितनी बढ़ा दो घटा दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी भी वस्तु कितनी भी चाहे गति से भगा दो आवेश परिवर्तन नहीं होगा, पर मास परिवर्तन होगा इस वैल्यू से, और यदि इतनी कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्थिर प्राचल माना जाता है। ये वाली चीज है।
अपन इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं यहाँ पे। चार्ज इज एडिटिव, देखो चार्ज है ना, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी जितनी भी होती है उसका जो योग होता है वो बीजगणितीय योग होता है। मतलब नॉर्मल अपन योग करते हैं, बीजगणितीय योग का मतलब है कि मैंने कहा कि आपके पास 2 पेन है और मैंने 3 और दे दी, तो आपके पास कितनी पेन होगी। इसमें आप डायरेक्शन देखोगे कि मैंने कौन सी डायरेक्शन से दिया, कि सर नहीं देखेंगे डायरेक्शन से, उसको बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो चार्ज है वो अदिश राशि है, अदिश राशियों का योग ऐसे ही करते हैं कि जैसे मैंने आपके पास 2 पेन थी, मैंने 3 और दे दी, सर 5 हो गई पेन। तो जितनी पेन 5 हुई है ये स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब चार्ज को भी ऐसे जोड़ दें। अब मैंने कहा कि मैंने आपके पास से 3 पेन वापस ले ली, कितनी रही आपके पास में, कि सर 2 रही, क्या किया कि -3 कर दिया। तो माइनस का मतलब है कि उसमें से घटा ही जाए। तो चार्ज का भी ऐसा ही है, कुछ माइनस है उसको माइनस में लिख दो, प्लस है उसको प्लस में लिख दो, चार्ज को बता दो, क्योंकि चार्ज माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है। तो देखो अब चार्ज है वो क्या है, नॉर्मल योग है चार्ज का। तो आप देखोगे क्या है कि इन अ सिस्टम कंटेन्स चार्ज Q1 Q2 और -Q3 है। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बी ऑब्टेन्ड सिंपली एडिंग द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक का मतलब होता है बीज गणितीय योग, अंक गणितीय, नॉर्मल अंक गणितीय या फिर बीज गणितीय योग जैसा होता है, जैसा अपन पहले दूसरी में पढ़ते थे ऐसा ही योग होता है। पर वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर सम होता है, उस वेक्टर सम को भी अपन पढ़ेंगे आगे। नॉर्मल होता है वैसे तो। यदि किसी भी निकाय में n आवेश Q1 Q2 और -Q3 है, तो इसमें देखो इसने लिखा है -Q3 लिखा है, देखो आप यहाँ पे देखो जोड़ा होगा तब। देखो नॉर्मल सम का मतलब होता है जैसे Q है 4 कूलम है, +8 कूलम है और -3 कूलम है। तो देखो 4 8 -3 कितने हुए, 4 और 8 12 -3 9 कूलम। अगला देखो तो माइनस के 2 है, 8 और 2 -10, -10 में से 3 7 -7 कूलम। तो नॉर्मल एल्जेब्रिक सम करते हैं, जैसा नॉर्मल जोड़ा जाता है उसी टाइप से करते हैं। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब है कि मैं कहता हूं कि चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। चार्ज को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो चार्ज को खत्म किया जा सकता है ना बनाया जा सकता। चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस। ठीक है, ये वाली बात बोल सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा ट्रांसफर एक क्वांटा के रूप में होता है, एक फिक्स नंबर के रूप में होता है। अपन रैंडम किसी को ऐसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने आधा चार्ज तुम्हें दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा था तुम्हें 0.0001 चार्ज दे दिया, ऐसी नहीं। एक फिक्स क्वांटा में नंबर दिया जाता है, फिक्स क्वांटा के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। मैंने कहा तुम्हें 1 क्वांटा दिए, 2 क्वांटा दिए, 3 क्वांटा दिए, और इस क्वांटिजेशन किया जाए उसके। ठीक है, ऐसी है। और चार्ज को न तो नष्ट किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सकता है। यानी किसी वस्तु में मैं कोई रिएक्शंस करवा रहा हूं, उसमें पहले चार्ज और बाद में चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब न तो मैंने उत्पन्न किया ना नष्ट किया, मैं बाहर भगा सकता हूं, उसको अलग कर सकता हूं, किसी और वस्तु में भेज सकता हूं। देखो सारी जितने भी दुनिया में रिएक्शन होती है, जितने भी सारे टॉपिक होते हैं, सारे उसमें चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखो आप पढ़ोगे चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज इज आइसोलेट सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी विलगित निकाय मतलब एक पड़ा हुआ अलग थलग जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसके ना तो आसपास कुछ है ना होना चाहिए, वो विलगित है। मतलब सबसे अलग थलग सन्यासी टाइप का आदमी, उसको बोलते हैं विलगित निकाय, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, उसमें क्या संरक्षण का नियम लगता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होल्ड ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, जितनी भी दुनिया में रिएक्शन हो सकती है सभी रिएक्शनों में होता है। इवन किसमें भी होता है, प्योर प्रोडक्शन होता है, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन, पेयर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं होती है, उसमें भी चार्ज कांस्टेंट रहता है। पेयर प्रोडक्शन का मतलब है कि मेरे पास में एक फोटोन था, फोटोन से एक पॉजिट्रॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। इसके फोटोन के पास में चार्ज कितना होता है सर, चार्ज इसके पास 0 होता है। और यहाँ पे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन के पास चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन के पास -1, चार्ज टोटल कितना हो गया 0। यानी पहले भी चार्ज कांस्टेंट था, बाद में भी चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और देखो इन पेयर प्रोडक्शन के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तो ही ये पेयर प्रोडक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें अपन मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसने लिखा भी है, देखो फोटोन है, पहले चार्ज 0 था, अब हैवी न्यूक्लियस आया और इसके लिए, और इसने लिखा है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी पेयर प्रोडक्शन के लिए। और पेयर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो पेयर एनिहिलेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, एनिहिलेशन या फिनोमिना कंजर्वेशन ऑफ मास इनटू एनर्जी। ठीक है, तो ये देखो दोनों अपने पास पॉजिट्रॉन है, उससे क्या बन गया, फोटोन बन गया। पहले चार्ज बाद में 0, पहले कितना था 0, ये वाली बात है। ठीक है, और मैंने कहा था कि चार्ज हमेशा क्वांटिनाइजेशन होता है, मतलब एक फिक्स अमाउंट में भेजा जाता है। और फिक्स अमाउंट वो कितना है, क्वांटा, इसका क्वांटा की वैल्यू है ई। मैंने कहा था कि एक क्वांटा दिया तो मैंने कहा था एन क्वांटा दिया तो एन ही हो गया, कितना होगा, क्यू बराबर एन ही।
ये क्वांटा है। और n हमेशा प्राकृत संख्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, 1 2 3 4 5 6, और e की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर होगी। हमेशा एक क्वांटा यानी फिक्स नंबर के साथ, और वो फिक्स नंबर कितना e है, e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतनी वैल्यू होती है। और इसके रेस्पेक्ट में ही सारे क्वांटा निकाले जाते हैं, और n की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। तो इसने लिखा है कि आवेश केवल विविक्त माने जाते हैं। केवल विविक्त मानने का मतलब है कि क्वांटा माना जाता है, एक फिक्स वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। मनमाना मान नहीं ले सकते अपन। किसी भी वस्तु पर आवेश, उसकी मूल इकाई e के पूर्णांक कैसा, होल नंबर होना चाहिए अपने पास में। नंबर कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और कैसा इंटीजर होना चाहिए अपने पास में, नेचुरल नंबर होना चाहिए। आवेश की मूल इकाई आवेश के क्वांटा या न्यूनतम स्थानांतरणीय, ठीक है, स्थानांतरणीय मान माना जाता है, ठीक है। इन जनरल कहते हैं क्यू बराबर प्लस माइनस ऐसे, एन ही, प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एन का मतलब माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज यदि ट्रांसफर करें तो। और एन बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब है कि क्यू बराबर एन ई, उसमें यदि आप एन की वैल्यू निकालोगे तो एन की वैल्यू 1 2 3 आनी चाहिए। यदि इसके जैसी वैल्यू नहीं आती, जैसे 1/2 आ गई, 1/3 आ गई, 0.1 आ गई, जैसे 1/10, तो ऐसी वैल्यू आएगी तो वो आंसर कौन सा आ जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो, तो आप पहली वैल्यू देखो, ये कितना है 1.3। देखो आप ये वाली वैल्यू देखो, 1 कूलम आवेश है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखो, 1 कूलम आवेश है तो Q इंटू एन ही हो जाएगा, सोचो। और एन की वैल्यू क्या निकालनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यदि आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप ऊपर 10 ले लो, 1.6 ले लो, 10⁻18 ले लो, और ये हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 16, 2.6 इंटू 10⁻18। देखो 18 का मतलब है कि एक, ये देखो ये पॉइंट वैल्यू पर आप इसको पॉइंट हटा भी सकते हो। देखो 625 हो गए और 2 पॉइंट उससे हटा दो, 10⁻16, यानी इतनी वैल्यू है। यानी ये 6 2 5 0 0 0 0 0 करके 18 तक है। तो ये क्या होल नंबर है, ऐसे एन के बराबर करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये चार्ज तो पॉसिबल है। अच्छा ये 3.2 देखो, आप लिखो, आपने लिखा 3.2 इंटू 10⁻⁻20 लिखा आपने, एन लिखा इंटू ये लिखा आपने 1.6 इंटू 10⁻19। अब आप देखो n की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, आप करोगे कि सर ये अपने पास में 3.2 है, 1.6 का भाग दोगे, ऊपर 10⁻⁻20 है और नीचे 10⁻⁻19 है। तो आप इसको आप सॉल्व करोगे ना, देखो देखो ये कितना था कि 3.2, क्यू बराबर n की वैल्यू निकालनी है अपन को, और e की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो अपन को याद है। और n की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो n बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁻20 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कितने, किस में चला जाएगा, भाग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कितनी बार गया, 2 बार। और ये कितनी बार गया कि सर यहाँ पे 10⁻⁻1 रह गई। आप देखो 10⁻⁻1 रही मतलब 0.2, क्या पॉइंट में पॉसिबल है वैल्यू, नहीं पॉसिबल है, यानी ये चार्ज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं ये वाला पॉसिबल है या नहीं। तो देखो यहां पे क्या दे रखा है, देखो ये क्या दे रखा है, 48 इंटू 10⁻19 एन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका आप निकालोगे तो एन आ गया 48 इंटू 10⁻19, और आप लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 से -19 कट गए, यहाँ पे 0 आ गया 16। तो ये कितना आंसर आ गया, 30। क्या 30 वैल्यू पॉसिबल है, हाँ ये आंसर आ गया। तो आप ऐसे निकालोगे सारी वैल्यू आ जाएगी, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, तो आप इसका भी चेक कर लेना जो भी आएगा। नेक्स्ट, इस तरीका हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी मेक इलेक्ट्रीफाइड, इतने कूलम चाहिए अपन को चार्ज करने के लिए। तो देखो इसका मतलब ये जो आंसर पूछ रहा है ना, वो किसका, एन की वैल्यू पूछ रहा है। सोचो आप किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो एन की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा एन की वैल्यू पूछ रहा है तो क्यू बराबर एन ई, चार्ज कितना आ गया 3.2, एन की वैल्यू, ये इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे तब आएगी वैल्यू। हटाने, इसने कहा रिमूव, इतने हटाएंगे तब पॉजिटिव चार्ज आएगा इतना। तो 3.2 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू निकालनी और ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
तो अपन यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 32, 3.2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 32, 3.2 इंटू 10⁻+19, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.6, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻19। इतने नंबर ऑफ चार्ज इसमें से हटाएंगे तब कितना 3.2 कूलम चार्ज आया है। तो देखो नॉर्मल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये लिख रहा है कि 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें दो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उसमें दो प्रोटॉन होते हैं, आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम बॉडी। 10⁻10 पार्टिकल इजेक्टेड फ्रॉम पर सेकेंड ऑन द बॉडी। पर सेकेंड का मतलब है कि 10⁻10 पर सेकेंड, ये वाली बात, एक सेकेंड में इतने पार्टिकल्स। तो देन आफ्टर हाउ मच टाइम, इसमें क्या निकालना टाइम, बॉडी रिक्वायर्ड चार्ज 8 कूलम। देखो Q बराबर NE, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो अपने पास में टाइम ये है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे Q/T लिख दूं और यहाँ पर N/T लिख देता हूं, दोनों तरफ T से मैं गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या है कि ये समय यहाँ पे दिख जाएगा आपको, और ये वाली N/T है, पर सेकंड कितने डाले जा रहे हैं, तो क्या पर सेकंड N/T की वैल्यू अपने पास दे रखी 10⁻10, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Q/T इज इक्वल टू 10⁻10। देखो N/T लिखा मैंने, N/T क्यों लिखा है, क्योंकि इसने पूछा एक समय में कितने डाल रहे, और N/T का देखो पार्टिकल पर सेकंड डाले मतलब N/T, देखो नीचे T का वैल्यू है, मतलब T की वैल्यू क्या, मात्र किस में दे रखा है, T मतलब समय, सेकंड में दे रखा है, इनटू E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19। क्या कहीं Q की वैल्यू दे रखी है, हाँ सर Q की वैल्यू दे रखी है, कहां दे रखी है Q की वैल्यू 8 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻6। तो आप देखो यहां से हटाओगे तो यहां से आ जाएगा 10⁻6 से इसको काटोगे 6 गए तो 10⁻13, और ये 5 बार गया। अब देखो टी की वैल्यू निकालनी, टी को उधर भेज दो तो 5 इधर आ गया, और 10⁻10 इंटू 10⁻13, ये आ गया टी, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया -3, तो ऊपर कितना जाएगा 3, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 सेकेंड। ऐसे सॉल्व करना है इसको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और, इतना चार्ज चाहिए था और अल्फा पार्टिकल डाल रहे थे ना, तो अल्फा पार्टिकल के लिए आप जब Q लिखोगे तो Q डबल लिखना है आपको, ठीक है। इतने अल्फा पार्टिकल डाल रहे हो, इतने कूलम जाएगा, तो इधर आप 2 से गुणा कर देना, 2 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन इतने जाएंगे, तो इसमें 2 का भाग दोगे तो इसमें कितने आ जाएंगे 2500 सेकेंड। ये आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे थे अपन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे थे। तो एक सेकंड में इतने अल्फा पार्टिकल्स डाल रहे थे, तो इसमें जो 2 प्रोटॉन है तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 इंटू 10⁻10 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻10 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आएगा 2500 के आसपास आएगा। कैलकुलेशन कुछ हो सकती है थोड़ी ऊपर नीचे, ऊपर देख लेना एक बार। अच्छा, इस पे देखो पहले क्वेश्चन आ रखा है, पिछले साल ही आया है, तो ये वाला टॉपिक अपन देखते हैं एक बार। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। क्या होता है, आज का ये लास्ट टॉपिक है। एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। ठीक है, इसका और भी देख लेते हैं, फिर क्लास को यहीं खत्म करें। और एक होता है सेमीकंडक्टर। ये 3 चीजें, क्या चार्ज सभी में होते हैं, हाँ चार्ज सभी में ही होते हैं, इसमें भी चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं। तो सर ऐसा क्या है दोनों तीनों चीजों में, ऐसा क्या अंतर, जब चार्ज तीनों में तो क्या है अंतर है कि फ्री मूवेबल चार्ज का अंतर है, फ्री मूवेबल चार्ज। कि सर फ्री मूवेबल चार्ज कैसे आएगा, इसमें फ्री मूवेबल चार्ज होते हैं, हाँ इसमें फ्री मूवेबल चार्ज होते हैं, हाँ इसमें फ्री मूवेबल चार्ज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, कौन सी एनर्जी पे पड़ा है, डिपेंड अपॉन एनर्जी। यदि आपके पास रूम टेम्परेचर में आपके पास में इतना बॉन्ड वीक है, इतना बॉन्ड वीक है, किस किस के बीच में,
कि आपने सुना होगा, आपने जब भी आपने मॉडल पढ़ा होगा तो आपने ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन यहाँ पे क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फोर्स लगा रहा है। इसकी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहता है, एक चक्कर लगाता है, दो चक्कर लगाता है, तीन चक्कर लगाता है, किसके वजह से, प्रोटॉन के बांधने की वजह से। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इसका प्रोटॉन का जो जेड इफेक्टिव है, मेरे पास इस प्रोटॉन का जो दम है वो इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जो बाहर की सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं, बाहर की सेल वाले इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और उस बाहर की सेल वाले इलेक्ट्रॉन फ्री, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा होगा, वो वाली बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो उतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे, तो वो कंडक्टर है। और एक इलेक्ट्रॉन इसमें बंधे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बंधे हुए हैं जो किसी भी एनर्जी में बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो इंसुलेटर है। और मेरे पास में कुछ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, पर मैं उसको फिक्स एक एनर्जी देता हूं, उसको एनर्जी देने के बाद वो एनर्जी फ्री हो जाते हैं, तो वो मेरे पास में सेमीकंडक्टर है। ये नॉर्मल चीज है, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करेंगे, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और उसमें कुछ PYQs भी मैं लेके आऊंगा, कैसे कैसे PYQ आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, तो उस चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक, सर बंद कर दीजिए क्लास।